बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त बहुत अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो अदलिया के हवाले से ही हैं और वो बहुत अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखते हैं। डायरेक्ट वीलॉग पे चलते हैं और काजी फ़ाइज़ साहब के जाने के बाद, उनके सुपुर्दोश होने के बाद, आज जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और वो बाज़ाब्ता पाकिस्तान की जो है वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया है। कुछ अहम जो है वो आते ही अहकामात भी जारी किए हैं, कुछ अहम एक्शंस भी लिए हैं, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसके कुछ बड़े बारीक से पॉइंट आपके सामने रखूँगा, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में हमने देखा कि वो तमाम जजेस भी शरीक थे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एजाज़ में दिए गए इशाइये में शरीक नहीं थे। यानी कि जिस उस इशाइये जहाँ पे जस्टिस यहिया अफरीदी भी थे, ग़ालिबन वो शायद जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ही की तरफ से दिया गया इशाइया था, उस इशाइये में ये जजेस शरीक नहीं थे। लेकिन आज तकरीब हल्फ बर्दारी में वो जजेस शरीक थे, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर है, ग़ालिबन जस्टिस शाहिद वहीद का भी नाम है, और जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि उम्र के वजह से बैरून मुल्क हैं तो वो इशाइये में वो तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हो सके। और उनसे मतलब ये भी कहा जाता है कि वो उम्रे पे गए भी इस वजह से, ना वो जस्टिस यहिया अफरीदी को आते हुए देख सके, ना ही वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जाते हुए देख सके। वो जो एक रस्मी एक उनको नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद करने का एक सिलसिला होता है, और जो जाने वाले चीफ जस्टिस को रस्मी अलविदा करने का एक सिलसिला होता है, वो इसमें शरीक ना हो सके, तो इसलिए उम्रे पे गए हैं। बहरहाल ये तो नीयत है, अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मीन गंडापुर, वो भी वहाँ पर बैठे हुए नज़र आए थे। अच्छा, ये कोई चंबे की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ऐवान सदर में होने वाली किसी भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए हों। उनको हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी का नोटिफिकेशन गया, सदर का गया, वो शायद नहीं आए किसी भी। लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में बाकायदा शरीक हुए। अच्छा, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि इससे पहले अली मीन गंडापुर ने यह कहा था 2 दिन पहले, जैसे ये जो है वो नए चीफ जस्टिस की तैनाती का सिलसिला एक चल रहा था, एक प्रोसेस चल रहा था, उस दौरान अली मीन गंडापुर ने कहा था कि अगर जो है वो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया और जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया या किसी जूनियर को बना दिया गया, तो फिर हम पूरा मुल्क जो है वो जैम कर देंगे, हम उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया, तो बाकायदा बड़े रोब और दबदबे से कहा गया था, बड़े तुमतराक से जो है वो उन्होंने ये दावा, ये बल्कि धमकी दी थी वफाक को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज वो तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे, यानी कि उन्होंने नए चीफ जस्टिस को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मज़े की बात है, जो उन्होंने रीज़न दी एक्सेप्ट करने की वो बड़ी मज़ाक का खेज़ थी। वो कहते हैं जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तस्लीम कर लिया है तो फिर हम क्या करें, हम क्या कर लेंगे अब, तो इसलिए वैसे भी अफरीदी साहब हमारे सूबे से हैं तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया। ये अली मीन गंडापुर साहब ने रीज़न बयान किया। आप अंदाज़ा करें कि ये हवा कैसे बढ़ते हैं अपने लोगों में, अपने वर्करों में, और बंदा वो बात ही ना करे जो पूरी नहीं करनी, पहली बात तो ये, और वो बात करनी भी नहीं चाहिए जो पूरी करने के काबिल ही नहीं है और जो पूरी हो भी नहीं सकती, जो आइन और कानून के दायरे में आती भी नहीं है, तो वो बात वैसे ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने की है तो कम अज़ कम आप उस पर थोड़ा सा खामोशी से कायम तो रहें, अपने वर्करों का भरम तो रखें। अब ये लोगों ने अपने इस रवैये से अपने वर्करों को भी तोड़ दिया। बहरहाल टाइम कम है, ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा इस पर एनालिसिस किया जा सकता है। तो अब ये चाहते हैं कि अगर जी इन्होंने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने चूँकि एक्सेप्ट कर लिया तो हमने भी कर लिया। भाई तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी तरह कंटेनर पे आके खड़े होंगे तो फिर आपको पता लगेगा उनको कोई एतराज़ है? ठीक है, बात तो ये भी, सवाल तो ये भी है। बहरहाल एक और अहम जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई उनके तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान, जैसे यहिया अफरीदी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी चूँकि वहाँ पर मौजूद थे उस तकरीब हल्फ बर्दारी में, तो आर्मी चीफ ने जैसे यहिया अफरीदी साहब की जो वालदा थी उनको उनकी नशिस्त पर जाकर मुबारकबाद दी, और आर्मी चीफ का एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ उनसे। उन्होंने कहा
कि आपको बेटे के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने पर बहुत मुबारक हो, आर्मी चीफ ने कहा। तो उनकी वालदा ने आगे से जवाब दिया कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब की दवाओं से मेरा बेटा चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हुआ है। तो उसके बाद ये हम सब के लिए फ़ख्र का जो है वो लम्हा है। तो आर्मी चीफ ने इस पे जवाब दिया कि हमारे लिए भी जस्टिस यहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना फ़ख्र की बात, हमारे लिए यानी कि फ़ौज के लिए भी। इसका मतलब यही है, और वो क्यों कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज के एक शानदार और अजाज़ी शमशीर लेने वाले अफसर का बेटा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना। इस बात का हमें नहीं पता था कि जस्टिस यहिया अफरीदी के वालिद जो है वो फ़ौज में रह चुके हैं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उनके पास है, यानी कि वो आज़ादी शमशीर रख चुके हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है हाफिज़ सईद जनरल आसिम मुनीर, इनके पास भी अजाज़ी शमशीर है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये भी जो है वो ककूल अकेडमी से ले चुके हैं। अच्छा जी, अब जैसे यही अफरीदी के जो वालिद थे वो फ़ौज में कैप्टन थे, और मेरे ख्याल से कैप्टन के ओहदे से जो है वो सिविल सर्विस में आ गए थे, ब्यूरोक्रेसी में आ गए थे। और उसके बाद वो ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी दाखिला भी रह चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 22वें ग्रेड से वो रिटायर्ड हुए हैं, जैसे यही अफरीदी के वालिद। तो ये भी एक दो बड़ा दिलचस्प सी चीज़ें हैं जो हमें पता चली कि उनके वालिद का तल्लुक फ़ौज से था, और वो होनहार फ़ौज के बड़े काबिल अफसर भी थे, कैप्टन के ओहदे से जो है वो सिविल सर्विस में आए। तो अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें हैं कुछ अहम, वो भी आपके सामने हम रखते हैं। जैसे यही अफरीदी ने जब हल्फ लिया, हल्फ लेने के बाद आज ही जो है उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। आती दो चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो उन्होंने 28 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन बाद जो है वो आज का दिन और कल के दिन 28 अक्टूबर को, यानी कि उन्होंने एक फुल कोर्ट जो है वो बुला लिया है इजलास, और फुल कोर्ट इजलास बुलाया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बगैर, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त, वो उम्रे के गर्ज से जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो उनके बगैर ये फुल कोर्ट बुलाया गया। फुल कोर्ट आते ही उन्होंने बुलाया, तो उसका पहला फुल कोर्ट अगर कोई चीफ जस्टिस बुला रहा है तो अपने अदारे के तमाम मसाइल, जो उनकी टीम है, जो उनके जजेज़ हैं, उनकी वो तमाम मसाइल, उनकी बातें सुनना चाहते होंगे। डेफिनेटली उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या कैसे लेके चलना, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी उसमें डिस्कस होंगी। तो एक तो ये है। उसके अलावा उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, वो उसकी जो अरकान हैं, उन अरकान को जो है वो उसकी जो है वो शफलिंग की है। और नए जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी, उन्होंने एक और काम जो इम्पोर्टेंट आते किया, आज पहला दिन था उनका। उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जो कि बेंचेस को तश्कील देती है और केसेस को जो है वो लगाती है, उस कमेटी के सुरेनो जो है वो तश्कील दिया उसको, और उन्होंने जस्टिस सुमीनुद्दीन साहब को उसमें से निकाल दिया है। आपको पता है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस था, उसके थ्रू जो चीफ जस्टिस था उनको एक अख्तियार दिया गया था कि वह एक अपनी मर्ज़ी का जो है वो उसमें रुकन नामजद कर सकते हैं। यानी कि एक सीनियर जज होगा जो सेकंड इन कमांड होगा, सेकंड इन कमांड से मुराद है कि दूसरे नंबर पर जो होगा चीफ जस्टिस के बाद होगा, जिसको सीनियर प्यूनी जज कहा जाता है। और तीसरा जो रुकन होगा वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से नामजद कर सकते हैं। तो काजी फाइज़ साहब ने जस्टिस ज़मीनुद्दीन साहब को जब नामजद किया था, जस्टिस मुनीर बख्तर को निकाला था। अब जस्टिस यहिया अफरीदी ने जस्टिस ज़मीनुद्दीन साहब को निकाल के जस्टिस मुनीर बख्तर को जो है उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये जो है वो सारा, अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग बड़े इसके ऊपर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। तो उनके लिए एक ख़बर ये है, उनके लिए ये तसल्ली के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुशी की बात इसलिए नहीं है कि अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, इसके अख्तियार में वो चीज़ें नहीं हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ के लिए जो उनको जिससे उनको रिलीफ मिल सकता है, वो चीज़ें इनके अख्तियार में नहीं है। ये एक तो कमेटी वो केसेस लगा सकती है जो कि फ़ौजदारी के केसेस हैं, जो दीगर जो तलाक का केस हो गया, कोई किसी के कत्ल का केस हो गया, वो इस तरह के केसेस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के जो है वो केसेस इनके पास अब लगेंगे। चूँकि आइनी बेंच तो अलहदा बन गया, तो जो हुकूमती केसेस हैं या जिनसे शायद कोई आइनी तशरीह से रिलेटेड केसेस हैं, जिनको हाई प्रोफाइल केसेस आप कह सकते हैं, जिनसे हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, या इमरान खान साहब को अगर किसी जगह पे कोई सज़ा मिली, या कहीं मिलिट्री कोर्ट का या कहीं पे कोई आइनी कोई मामला आ जाता है उनको सज़ा देने के हवाले से, तो उसका सारा मामला तो जाना ही आइनी बेंच के पास है। तो इसलिए, और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आइनी बेंच के ऊपर कोई भी इख्तियार नहीं है, ये उनके इख्तियार से दूर है, इनके अंडर भी नहीं है वो, इस तरह से कि वो उसको अंडर से मुराद है कि वो क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच की तश्कील देगा। तो वो जुडिशल कमीशन में हुकूमती जो लोग हैं, लोगों से मुराद बार का नुमाइंदा भी होता है, उसमें
वज़ीर कानून भी होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, तो वो वहाँ से आइनी बेंच बनना है। और मतलब इनके कंट्रोल में ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हो सके। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के निकाले जाने पे शायद इनको खुशी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को अगर निकाला गया तो वो किसी अच्छी चीज़ के लिए, उनके लिए अच्छी चीज़। मेरे पास जो इतलात है, मेरा एनालिसिस जो कहता है वो ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो या तो आइनी बेंच के सरबराह बनने जा रहे हैं, वो आइनी बेंच का हिस्सा तो होंगे ही, और उनके साथ जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल भी होंगे। और जस्टिस जमाल मंदोखेल से के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें जो इख्तलाफी नोट लिखा था, जिन्होंने इख्तलाफ भी किया था, काजी साहब की साइड पे खड़े थे, उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो असल तो पावर और सारी चीज़ें जो एक आप कह लें कि जो तवज्जो का मरकज़ है वो तो वो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो बनने जा रहे हैं। और आइनी बेंच के अंदर जो है वो ये 2 लोग होंगे। उसके अलावा जो दीगर हैं वो अब जो जजेस होंगे वो तो अब पता चलेगा कि कौन किस किस को नामजद किया जाता है। टोटल 5 रुकनी जो है वो आइनी बेंच होगा। और ये जो है वो सारा सिनेरियो है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ये दोनों जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये जो आइनी बेंच है ये इसके पास ही सारी इख्तियारात होंगे। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है या दीगर है, इनके पास आज खुद नोटिस का भी इख्तियार नहीं है। खुद नोटिस का इख्तियार भी आइनी बेंच के पास जो है वो चला गया है। तो इसलिए आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है, और मैं मुल्की इंटरेस्ट में या दीगर जो मुल्की मामलात हैं उसको अगर स्मूथ में आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर 26वीं आइनी तरमीम से हमारे 2 सीनियर तरीन जजेस को इख्तलाफ है, जैसे कि जिस इख्तलाफ का इज़हार वो बार बार कर भी रहे हैं, उन्होंने काजी फ़ाइज़ा साहब के को बार बार ख़त लिख रहे हैं दोनों जजेस, जस्टिस मुनीब भी लिखते हैं, जस्टिस मंसूर भी लिखते हैं। फिर अभी जो अख्तिताम में उन्होंने किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब की रिटायरमेंट के दौरान के आखिर में जो किया, ख़त लिखे, और वो चाहते तो ना भी लिख के, ऐसी उनका जो खामोश पैगाम था वो तो पहुंच चुका था, वो ख़त ना भी लिखते तो चल जाना था, लेकिन उन्होंने ख़त लिखा और वो सारे कपड़े पब्लिक में धोने की कोशिश की अपने अदारे के, जिस अदारे से मुतल्लिक जो है वो बड़ा सास अदारा है अदलिया का हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते रहे तो ये सारा मैस क्रिएट करते ही रहना है। तो इससे जो आपके कानून के तालिब इल्म हैं वो डिसअपॉइंट होंगे। तो मेरे ख्याल से उन्हें फिर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अगर वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें अदारे के फॉर द सेक ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन, और उसके लिए जो है वो उन्हें वैसे जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ें जो है वो उनके सब्र का पैमाना वहाँ पे लबरेज़ हो रहा है, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो पा रही, तो फिर मेरे ख्याल से उनको इस तरफ सोचना चाहिए।